इस अति महत्वपूर्ण वेबिनार में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वेबिनार के मुख्य अतिथि भारत सरकार में केंद्रीय एमएसएमई एवं सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, भारतीय जनता पार्टी में विदेश संपर्क विभाग के राष्ट्रीय प्रभारी और इस फोरम के मुख्य संरक्षक आदरणीय डॉक्टर विजय चौथाई वाले जी, वाराणसी कैंट के भाजपा विधायक माननीय श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, फोरम के राष्ट्रीय महासचिव श्री संजय बनर्जी जी, फोरम के समस्त पदाधिकारी गण, सदस्य, देश के विभिन्न भूभागों से जुड़े उद्यमी, व्यापारी बंधु, धरती के दूसरे छोर से हमें ज्वाइन करने वाले एनआरआई साथियों तथा पत्रकार बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। मैं आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण वेबिनार में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारी काशी के यशस्वी सांसद श्री नरेंद्र मोदी जी अक्सर अपने भाषणों में यह कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदलने की जरूरत है। उन्हीं के मंत्र आत्मनिर्भर भारत की प्रेरणा से हमने आप सभी के सहयोग से एमएसएमई एवं स्टार्टअप्स फोरम भारत की स्थापना इसी कोरोना काल में की है। और देखिए, ये फोरम आज राष्ट्रीय स्तर के विराट रूप में हम सबके सामने है। आदरणीय मंत्री जी, आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम सभी के अपार समर्थन और सहयोग से बहुत ही कम समय में हम देश के 24 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में अपने चैप्टर्स संचालित कर रहे हैं। इसके साथ ही दुनिया के अनेक देशों में भी हमारे ओवरसीज चैप्टर्स चल रहे हैं। माननीय मंत्री जी, आपको सबको आदर अवगत कराना चाहेंगे कि हमारा उद्देश्य है कि एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाए। आदरणीय मंत्री जी, आज आपका सानिध्य पाकर हम बहुत ही गौरवान्वित हैं। अब बहुत विलंब न करते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा अपने फोरम के अभिभावक, हमारे मुख्य संरक्षक डॉक्टर विजय चौथाई वाला जी से कि वे सभी का स्वागत करते हुए विषय की स्थापना करें। डॉक्टर विजय सर। नमस्कार आदरणीय श्री नितिन जी, मेरे मित्र और एमएसएमई और स्टार्टअप फोरम के प्रमुख श्री मनोज जी तथा सभी भाई और बहनों, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मुझे पता है आप सभी श्री नितिन जी को सुनने के लिए उत्सुक है। मैं इतना ही कहूँगा कि ये फोरम स्टार्टअप और एमएसएमई दोनों सेक्टर्स की जो आवश्यकता है उसके अनुसार एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म करके काम करेगा। और वैसे ही ये दोनों की जो उपलब्धियां है और समस्या है, दोनों के प्रति एक अभियान चलाकर सरकार और एमएसएमई इंडस्ट्री और सरकार और स्टार्टअप के बीच में एक कॉन्ड्यूट करके काम करेगा। ये दोनों क्षेत्रों में नेटवर्किंग एक बहुत बड़ा हिस्सा है और इसलिए नेटवर्किंग के लिए भी हम लोगों ने कई सारे ऐसे प्रयास करने का विचार किया है कि जिसके कारण एमएसएमई सेक्टर के लोगों में लोकल और ग्लोबल दोनों जगह नेटवर्किंग हो सके। और वैसे ही स्टार्टअप्स में इंक्यूबेटर्स के साथ भी कई सारी चीजें करने का प्रयास है। और जैसे जैसे हम काम करेंगे वैसे ही हम आपको इसकी अधिकाधिक जानकारी देते रहेंगे। मैं इससे ज्यादा कुछ कहते हुए मैं आदरणीय श्री नितिन जी को कहूंगा कि अपना वक्तव्य दे। नमस्ते नितिन जी। नमस्कार। माननीय केंद्रीय मंत्री जी आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी को आमंत्रित करता हूं कि आप अपने विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें। मेरे मित्र सहयोगी आदरणीय डॉक्टर विजय चौथे वाले जी, श्री मनोज कुमार शाह नेशनल प्रेसिडेंट एमएसएमई एंड स्टार्टअप फोरम, श्री संजय बैनर्जी, श्री हरजिंदर सिंह, डॉक्टर संजय पाठक और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों से क्षमा मांगूंगा कि हमारे नागपुर में कोविड ग्रस्त काफ़ी बड़े प्रमाण में आज 4000 लोग कोविड ग्रस्त हुए और करीब 57 लोगों की मृत्यु हुई।
तो ग्रामीण क्षेत्र में भी काफ़ी समस्याएं थी। तो आज मेरे सब कार्यक्रम पोस्टपोन करके मैं नागपुर ग्रामीण में छोटे छोटे गांव में 300 400 पेशेंट निकले हैं। तो वहाँ उनकी व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, काफ़ी अड़चनें थी। तो अर्जेंटली मुझे आज दापेवाड़ा सावनेर क्षेत्र में जाना पड़ा और इसलिए आते समय देरी हुई है, इसलिए मैं आप सब लोगों से क्षमा मांगता हूँ। एमएसएमई हमारे इकोनॉमी का बैकबोन है। हमारे टोटल जीडीपी ग्रोथ में हम 30% एमएसएमई कंट्रीब्यूट करती है। हमारे देश का टोटल एक्सपोर्ट 48% जो होता है वो एमएसएमई से होता है और जो एक्सपोर्ट होता है वो 48% एमएसएमई का है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब तक एमएसएमई ने 11 करोड़ जॉब्स क्रिएट किए हैं और स्वाभाविक रूप से आज हमारे देश में हम लोग जो उद्योगों का विकास हुआ है उसमें स्वाभाविक रूप से ग्रामीण भारत जो है, जिसको हम लोग रूरल इंडिया, एग्रीकल्चर इंडिया, ट्राइबल इंडिया कहते हैं, फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ हमारा जीडीपी कंट्रीब्यूशन बहुत नेग्लिजिबल है। विलेज इंडस्ट्री जो है, खादी, ग्रामोद्योग, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, इसका हमारा टर्नओवर इस साल 88,000 करोड़ हुआ है। और हमने इस बार ये जो तय किया है कि यहाँ 2 प्रकार से एमएसएमई के बारे में हमें सोचना होगा। मैं कभी कभी समझने के लिए करता हूँ कि इंडिया और भारत, तो भारत यानी हमारी 65% पॉपुलेशन है जो गांव में बसती है। वहाँ के गांव, गरीब, मजदूर, किसान का हितों का विचार करते हुए हमें हर गांव में 2-2, 3-3 उद्योग खोलने का एक संकल्प करना होगा। और गांव का जो रॉ मटेरियल है, जैसे हनी इकट्ठा करना है, बाम्बू की इकोनॉमी बन रही है। अभी हमने गोबर से पेंट बनाने का सक्सेसफुली 7,000 लोगों ने लगभग ट्रेनिंग के लिए अप्लाई किया है और हमारा जो पेंट तैयार हुआ है वो मार्केट के किसी भी अच्छे ब्रांड से, हमारा डिस्टेम्पर और हमारा एनिमल पेंट उससे कई गुना अच्छा है क्वालिटी में। उसमें 9 फीचर्स ऐसे जो केमिकल पेंट में नहीं है और उसकी कॉस्ट आधी है। और अभी हम बड़े प्रमाण पर, मेरा एक सपना है कि हर गांव में एक पेंट की फैक्ट्री खोलना है। 12 लाख रुपए की फैक्ट्री है। कुमारप्पा इंस्टीट्यूट जयपुर में इसके बारे में ट्रेनिंग शुरू हुआ है। 7 दिन का ट्रेनिंग होता है, 5,000 रुपये की फ़ीस है। मैं अपने साइट पर ये कैसा बनता है इसकी फिल्म भी डाली हुई है। तो ये एक जिसके 1 किलो गोबर की कीमत हम 5 रुपये दे पाएंगे, तो अगर 4 या 5 भी जानवर जिसके पास होंगे, उसके पास 100 किलो अगर गोबर रोज का आएगा तो कम से कम 500 रुपये रोज की कमाई, यानी 15,000 रुपये रोज उसको गोबर बेच के ही मिलेगा। फिर उसका जो एनिमल यूरिन है, गोमूत्र, और ह्यूमन यूरिन के ऊपर भी हम एमिनो एसिड तैयार करने के बारे में, जो हमारे हेयर्स है उससे एमिनो एसिड बेस्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए अलग अलग प्रकार के प्लांट बूस्टर और तैयार होते हैं उसमें उपयोगी है, वो भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बिंग हमारी अब सबसे बड़ी प्राथमिकता है। फिर गांव में जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है उसके भी बहुत अनेक प्रयोग हो रहे हैं। अभी मैं अपने क्षेत्र में चीनी मिलें चलाता हूँ 3, तो जहाँ ऑर्गेनिक कार्बन ये 20 है, 0.20 है, वहाँ 25 टन गन्ना हुआ, और जहाँ ऑर्गेनिक कार्बन 0.80 है वहाँ 100 टन हुआ। हमारे यहाँ कम से कम 100 किसान ऐसे कि जिनको 100 टन गन्ना हुआ, और 100 टन गन्ना यानी कम से कम 2,60,000, और उसमें 70,000 खर्चा गया तो एकड़ में 2 लाख रुपए का फ़ायदा। तो ये मुझे लगता है कि गांव में बेस इकोनॉमी को हम तैयार करें। अभी मैंने अपना ट्रैक्टर, पहला ट्रैक्टर देश का बायो सीएनजी पर लॉन्च किया। अब एक ट्रैक्टर जब किसान यूज़ करेगा, इसमें एमएसएमई को बहुत मौका है। आप उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज़्यादा है। अभी मुजफ्फरनगर में हम लोग बायो सीएनजी के ट्रैक्टर लॉन्च कर रहे हैं, अभी गुजरात में लॉन्च कर रहे हैं। अभी इंद्रप्रस्थ जो गैस कंपनी है भारत सरकार की, वो अभी जिसको मैंने ट्रैक्टर की किट और सब करके रिसर्च करके जिसको मैंने आगे लाया था, वो वहाँ अभी सेंटर शुरू कर रहा है। तो ये एक ट्रैक्टर अगर कमर्शियल यूज़ होता है तो 3 लाख रुपए साल की बचत है, और किसान यूज़ करता है तो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए की बचत है। तो ये किसान का फायदा होगा तो आत्मनिर्भर भारत में गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण नहीं होगा तो कैसे होगा। और ये ट्रैक्टर जो है ये
इसके कारण ट्रैक्टर में सीएनजी पंप लगेंगे, किट लगेगी, नए एमएसएमई लड़कों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। हमारी बस, हमारी कार, हमारी ऑटो रिक्शा सब कन्वर्ट हो सकती है। अभी आप नागपुर में आइए, मैंने पीछे लगकर हमारे यहाँ अभी कारपोरेशन की बसेस 100 सीएनजी पे कन्वर्ट कर दी, छोटे ट्रक कन्वर्ट हो गए, ऑटो रिक्शा कन्वर्ट हो गए, अब 4 व्हीलर लोगों ने कन्वर्ट कर रहे। कहने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उनका अगर 20,000 रुपये पेट्रोल का खर्चा है तो वो उनका 12,000 रुपये पे आया, 8,000 रुपये के, क्योंकि सीएनजी की कॉस्ट 42 रुपीज़ पर केजी और डीजल की 85 to 90 है। सीएनजी में पोल्यूशन भी नहीं होता। अभी हमने इथेनॉल की बाइक लॉन्च की, अभी 2 दिन पहले इथेनॉल के पंप आए। पूरे यूपी में इथेनॉल तैयार होता है। पूरे गाँवों में अगर इथेनॉल के पंप खुल जाएंगे, और मैंने बजाज और टीवीएस कंपनी की बहुत सुंदर उनकी बाइक और स्कूटर 100% बायो इथेनॉल पर लॉन्च की है। इथेनॉल का भाव 60 रुपये लीटर और पेट्रोल का 100 रुपये तक पहुंच गया। तो ये इसमें सबका फायदा है। तो गांव की जो रूरल इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, ट्राइबल इकोनॉमी है। अब जैसे ये लखनऊ में चिकन तैयार होता है, कपड़ा, वो कितना सुंदर है, उसका शॉर्टेज है। कहीं आप देखिए हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स में, वुडन क्राफ्ट्स में, फर्नीचर में, मेटल क्राफ्ट में काफ़ी जगह पर अनेक लोग काम कर रहे हैं। पर जैसे अभी आप देखिए कि स्वीडिश कंपनी थी आइकिया करके, उन्होंने अपना यहाँ हैदराबाद में मॉल खोला तो 3 दिन लोग, इतना रश था, लोग हटे नहीं। अब हमारे बाम्बू से हमने अगरबत्ती की काड़ियाँ बनाने का मैन्युफैक्चरिंग हब्स नॉर्थ ईस्ट और आसाम को बनाने का तय किया है। वो बाम्बू वहाँ काफ़ी अवेलेबल है। हमने 4,000 करोड़ की अगरबत्ती की इंडस्ट्री है, 25 से 30 लाख लोगों को रोजगार है। अब अगरबत्ती हमने चाइना में बिल्कुल इतना डिफिकल्ट कर दिया कि कोई इंपोर्ट नहीं कर सकता। अब ये आइसक्रीम खाने वाले चमचे भी हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे थे। तो मैंने कहा कि हमारे देश में क्या चमचों की भी कमी है कि चमचे भी बाहर से लाने पड़ रहे हैं। तो अब हम, ये बाम्बू है, अब ये बनारस का सिल्क, आप जब वाराणसी के हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है कि ये सिल्क भी चाइना से इंपोर्ट हो रहा है। क्या हम ये सीरीकल्चर तैयार नहीं कर सकते हमारे यहाँ? इसके अलग अलग प्रकार के फैशन डिज़ाइंस के कपड़े नहीं तैयार कर सकते? आपको मालूम, हमने खादी ग्रामोद्योग में जूते चप्पल बनाई है, बनारसी सिल्क वो लेडीज चप्पल पे लगाया है। इतने सुंदर बने हैं चप्पल डिज़ाइन कि आप मधुबनी पेंटिंग उसके जो ऊपर है। हमने जो खादी डेनिम बनाया, जो अमेरिका में लिवाइस करके कंपनी हमारा लेती है, उसको हमने जूते पे लगाया, खादी डेनिम बहुत सुंदर है, लोग पसंद कर रहे हैं। तो हमें आज हमारे गांव गरीब मजदूर किसान, रूरल एग्रीकल्चर और ट्राइबल सेक्टर में हमें 5 लाख करोड़ की कम से कम इकोनॉमी बनानी है। हमारी स्फूर्ति करके योजना है, 5-5, 6-6 साल मंजूर होने के लिए लगते थे। थोड़ा मैं उसके बारे में कभी बोलता हूँ तो अखबार वाले छापते। मैंने उनको कहा कि आप 3 महीने के अंदर अगर नहीं मंजूर हुआ तो मैं एक नारियल का बोरा और एक सर्टिफिकेट VRS का आपके हाथ में दूंगा और आपको घर जाना पड़ेगा। तो अभी वो 7 महीने पे आया है और मेरा विश्वास है कि मैं 3 महीने में लाऊंगा। और अभी मैंने 50 क्लस्टर इनॉग्रेट किया और 50 कर रहा हूँ 2-4 दिन में। और अभी देश में मेरे हिसाब से 5,000 क्लस्टर बनाने हैं। ये स्फूर्ति योजना में जो कारागिर है, कला, जो स्किल्ड कारागिर है, जिसको हम लोग अलग अलग प्रकार के, कभी कपड़े में काम करते, इसमें काम करते, अलग अलग प्रकार के, उसमें 500 तक अगर कारागिर आएंगे तो 2.5 करोड़ रुपए हम ग्रांटी नेट देते हैं। और अगर 500 के ऊपर हो गए तो 5 करोड़ देते हैं। हमारी 5 स्कीम है। और सब में भी, परसों मैंने पार्लियामेंट में जब जवाब दिया था तो मुझे पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के बाद तो पूरे देश में ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में कितना हमने फाइनेंस किया, शहरी क्षेत्र में कितना किया, ये मैंने बताया था। तो स्वाभाविक रूप से हमें आत्मनिर्भर भारत अगर करना होगा तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इंपोर्ट को कम करना होगा। अब हमारा इंपोर्ट क्या क्या होता है, तो 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट हमारा क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है, पेट्रोल डीजल का। मुझे याद है, मैं 12 साल से कह रहा हूँ, पर हमारे देश में कोई भी बात समझने में देरी लगती है, क्योंकि आउट ऑफ बॉक्स को एकदम स्वीकारने के लोग तैयार नहीं होते। हमारे यहाँ संघ में सुदर्शन जी थे, वो उस समय बहुत बायोफ्यूल की बातें करते थे, पर हमारे यहाँ लोगों ने उनको सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि सब विश्वास ही नहीं बैठा ये हो सकता है क्या। अब लोगों को समझ में आया कि गन्ने का शुगर सरप्लस है। हमारे देश में शुगर का भाव है 32 रुपये किलो और इंटरनेशनल प्राइस है 22 रुपये किलो। पिछले साल हमने 6,000 करोड़ शुगर एक्सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी दी है। उत्तर प्रदेश में तो शुगर ही शुगर होती है, सब गन्ना लगाते हैं। अब गन्ने के बजाय शुगर का कन्वर्शन अगर इथेनॉल में करते हैं
तो हमने अभी पॉलिसी की है, अभी हमारे पास 465 करोड़ लीटर इथेनॉल इस साल आया है, पर एक्चुअली हमारी रिक्वायरमेंट पेट्रोल में 20% डालना होगा तो हमें कम से कम 1600 करोड़ लीटर चाहिए। फिर डीजल में 15% डालो तो उसको 3600 करोड़ लीटर चाहिए। और इसके साथ अभी मैंने फ्लेक्स इंजन में ला रहा हूँ, मैं ही मंत्री हूँ ऑटोमोबाइल का, और मैंने सब मैन्युफैक्चर को कहा कि ये लाओ, नहीं तो तुम्हारे कोई बातों पे मैं बात ही नहीं करूँगा। तो अभी अप्रैल तक वो मुझे लगता आ जाएगा। अब इथेनॉल के पंप को अनुमति आ गई। अब ये जो फ्लेक्स इंजन का मतलब ये है कि अमेरिका, कनाडा और ब्राज़ील में, क्योंकि आप सब यूपी के हो, वहाँ ऐसा है कि हर पेट्रोल पंप पर इथेनॉल मिलता है और इट इज़ ए चॉइस विथ ए कंज्यूमर कि वो 100% पेट्रोल डाले या 100% इथेनॉल डाले। अब यूपी में इथेनॉल का महापूर है, गन्ना ही गन्ना लग रहा है, शुगर कोई लेवल नहीं, और पूरी इकोनॉमी गन्ने की फैक्ट्रियाँ बंद हो रही है, बहुत मुश्किल में है। तो हमारे यूपी में अगर पूरी बसेस, पूरी कार, पूरे हमारी बाइक्स, हमारी ट्रक अगर बायो इथेनॉल पर चलने लगेगी तो हमारे किसानों के पंप तैयार होंगे। मैं कोई हवा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद करता हूँ और इसीलिए उसको प्रूवन बात मैं आपको सामने कर रहा हूँ। तो क्या देश की इकोनॉमी बदल नहीं सकते? 8 लाख करोड़ के इंपोर्ट को हम कम नहीं कर सकते? मेरा विजय जी से और आपसे अनुरोध है कि आप सबसे पहले ये करिए कि व्हाट आर द इंपोर्ट्स ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश में मिनरल्स है, हमारे देश में कोयला है, कॉपर है, सब हम इंपोर्ट करें, गोल्ड है, गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे देश में सब कुछ होने के बाद हम क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं? आज हमारे देश में जो जो होता है उसके ऊपर वैल्यू एडिशन करके, अच्छा डिज़ाइनिंग, अच्छी क्वालिटी, अच्छी टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करके अगर हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और चाइना की तुलना में हमारे पास देश की वर्ल्ड की सबसे यंग, टैलेंटेड, स्किल्ड इंजीनियरिंग मैन पावर हमारे देश में है। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजीनियस। तो पहली बात तो मैं आपको कहूँगा कि ये इंपोर्ट क्या क्या हो रहा है और इसका इंडियन ऑप्शन हमारे में से कौन दे सकता है, ये हमारे देशभक्ति का और नेशनलिज्म का थिंकिंग है। तो पहली प्रायोरिटी आप जरूर इसमें दीजिए। दूसरी बात मैं जो आपको कहूँगा कि हमारे देश का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। हमारे ऑर्गेनिक फूड एक्सपोर्ट हो सकते हैं, फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर्स, इससे लेकर हम कितनी बात है, हमारा आलू के कितनी चीज़ें हम अच्छी बनाकर ऑर्गेनिक, अभी मैकडोनल्ड में हमारा एक स्पेसिफिक आलू वो खरीदते हैं, वो सब्जियाँ स्पेसिफिक खरीदते हैं, उनका आटा अलग होता है, गेहूँ अलग होता है, उसका पाव अलग बनता है। क्या ये स्पेशलाइजेशन कोई इतना कठिन है क्या? हम नहीं कर सकते? सब कर सकते हैं। तो वर्ल्ड मार्केट में अब लोग चाइना के बजाय नया ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करता हूँ आपको, मैं उसका मंत्री हूँ। देश में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल। इसका टर्नओवर है 7.5 लाख करोड़, इसका एक्सपोर्ट है 3.5 लाख करोड़, और देश में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली ये इंडस्ट्री है। अभी हमने स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई है जिसके कारण प्लास्टिक, स्टील, रबर, बाद में कॉपर, एल्यूमिनियम सस्ता हो जाएगा और इसको रिसाइकलिंग करके ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स बनेंगे, वो सस्ते बनेंगे तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सस्ता होगा। आज वर्ल्ड के सभी रेप्यूटेड ब्रांड आज भारत में है और हमारे देश में, मैं पोर्ट का मंत्री था, 3-3, 4-4, 5-5 लाख व्हीकल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपको पता होगा कि हमारी टीवीएस, हीरो और बजाज वो 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट कर रही है, पर वो केवल बजाज टीवीएस को इसका फ़ायदा नहीं है, हीरो को फ़ायदा नहीं है। ये स्पेयर पार्ट्स तैयार करने वाली सब एमएसएमई है और मैंने सब मैन्युफैक्चर को बुलाया कि ये 70% आप इंडिया में और 30% जो इंपोर्ट कर रहे हैं इसको जल्दी बंद करो। इसका इंडियन ऑप्शन हमारे एमएसएमई को सपोर्ट करो, हमारी इंडस्ट्री को खड़ा करो और उनसे पूरे मटेरियल खरीदी करो। अब वो बढ़ा रहे हैं, मेरा विश्वास है कि 1.5-2 साल के अंदर हम 100% हो जाएंगे। अब ये स्क्रैपिंग पॉलिसी कारण ये मटेरियल अवेलेबल हो गया, हम बेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके क्वालिटी प्रोडक्ट ऑटो कंपोनेंट्स भी बनाएंगे तो हम कितना बड़ा वर्ल्ड का मार्केट हासिल कर सकते हैं। अब देखो, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, सब पे हम काम कर रहे हैं। अभी लिथियम आयन बैटरी 81% इंडिया में बन रही है और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि 6 महीने के अंदर 100% लिथियम आयन बैटरी इंडिया में बने। अभी मैंने एक मीटिंग ली थी जिसके लिए इसरो, डीआरडीओ, हमारे नीति आयोग और सब देश के इंस्टीट्यूशन, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और प्रधानमंत्री जी के साइंटिफिक एडवाइज़र को भी बुलाया था और बड़ी मीटिंग हुई
और अभी हमने तय किया कि लिथियम आयन बैटरी है तो उसके ऊपर 2-3-4 साल हम तो चलेंगे, पर तब तक हम एयर आयन में एल्यूमिनियम आयन, जिंक आयन, सोडियम आयन, स्टील आयन, उस पर भी रिसर्च कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि 1-8 साल में इसको ब्रेक थ्रू मिल जाएगा। अब हाइड्रोजन फ्यूल सेल में चेन्नई IIT ने काम किया है कि समुद्र के पानी से उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन तैयार किया है। तो मुझे लगता है कि अब पानी से ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होकर उसके ऊपर हम बसेस चलाने की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ सक्सेसफुल प्रयोग हो रहा है। अब हम हमारी बसेस, ट्रक उस पर चलाएंगे। हमारी इक्विपमेंट मशीनरी में मैंने JCB के साथ आग्रह किया और एक JCB बायो CNG पर चल रहा है। और बायो CNG इस देश में हम लोग किसान तैयार कर सकते हैं। आपकी जो परली है जो आप जला देते हैं तो 5 टन ऑफ परली 1 टन बायो CNG देता है। अगर आप ये खरीदी करेंगे तो आपके ट्रैक्टर, बसेस, ट्रक सब डीजल के बजाय CNG पे चलेगी। और कितनी परली जलाते, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली का पोल्यूशन उसके कारण है। तो कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ये हमारे 2 भविष्य की नीतियां हैं। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस वी नेम इट इज अ नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ एंड कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ। आपके उत्तर प्रदेश में मथुरा में मैं जब नमामि गंगा, मेरे पास था गंगा शुद्धिकरण का काम, तो मैंने एक प्रोजेक्ट मथुरा में शुरू किया है। कभी आप जरूर देखने के लिए जाइए। त्रिवेणी इंजीनियरिंग ने हाइब्रिड एन्युटी में किया है कि 80 mld स्लज मथुरा का लेकर उससे हम शुद्ध जल निकालकर इंडियन ऑयल को दे रहे हैं और इंडियन ऑयल 20 करोड़ साल के देगा। वो जो क्लीन वाटर डैम का यूज़ कर रहा था इसके बजाय इससे अपना काम निभा रहा है। तो सॉलिड वेस्ट एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में भी हमने काम किया। तो ये 5 लाख करोड़ की इकोनॉमी हिंदुस्तान में बन सकती है। मैं खुद हमारे नागपुर शहर में टॉयलेट का पानी हम बेचते हैं महाराष्ट्र सरकार को, 350 करोड़ हमको रॉयल्टी मिल रही है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को। तो नो वन इज वेस्ट, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड विजन दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। तो कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ एंड कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ, ये हमारे स्टार्टअप इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्टार्टअप में इतना इनोवेशन, रिसर्च हमारे लोग कर रहे हैं। अभी हमारे मेडिकल इक्विपमेंट में, मेडिकल डिवाइसेस में कितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी विशाखापट्टनम में हमने मेडिकल डिवाइसेस का पार्क बनाया जो MRI 6.5 करोड़ में बनता है, वो हमने 98 लाख रुपए में बनाया। कितने बड़े बड़े इक्विपमेंट है इसके, मेडिकल डिवाइसेस का भी कितना बड़ा इंडस्ट्री है ये है। हमारे पैर जोड़ने के लिए जर्मनी से पैर लाते हैं, अब वो देश में बन सकता है। अभी इतने बड़े प्रमाण पर फर्नीचर कोई हांगकांग से लाता, कोई क्या हम इसके लायक नहीं है? क्या हम वर्ल्ड के बेस्ट डिज़ाइनर को लाकर हम ये नहीं करना, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते? अहमदाबाद में हमारी इंस्टीट्यूट कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रही है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि पोटेंशियल बहुत है, पर 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 101% गुड क्वालिटी, हमें क्वालिटी को सुधारना है और कॉस्ट को कम करना है। कॉस्ट को कम करने के लिए अभी हमने स्कीम लाई है, 4000 करोड़ वर्ल्ड बैंक ने दिए है कि सब MSME के ऊपर रूफटॉप लगा दो और उतनी सोलर पावर आप यूज़ करो, उतना आपका बिल कम हो जाएगा। कम इंटरेस्ट में स्टेट बैंक हमारी नोडल एजेंसी है, काफ़ी बड़े प्रमाण पर योजना चल रही है, आप इसका फ़ायदा उठाइए। टू सेव मनी इज़ टू अर्न मनी। तो हमारा आपसे यही कहना है कि हम लोग हमारे लॉजिस्टिक कॉस्ट को कैसे कम करें, लेबर कॉस्ट को कैसे कम करें, हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट को, पावर कॉस्ट को कैसे कम करें। अभी मैं रोड बना रहा हूँ, इतने 22 ग्रीन हाईवे बना रहा हूँ, और अभी एक दिल्ली से मुंबई एक ट्रक 1 महीने में 5 बार जाता था, अब मैं आपको गारंटी 12 बार जाएगा। अब कोई ऑप्शन 12 घंटे में कार से दिल्ली से मुंबई और 18 घंटे में ट्रक चला जाएगा, यानी रेलवे से भी पहले चला जाएगा। और वो अगर मैं फ्यूचर फ्यूल इज LNG, तो LNG का एक ट्रक अगर डीजल का ट्रक LNG पे कन्वर्ट किया तो 10 से 12 लाख रुपए लगते हैं और 2 साल में पैसा वसूल होता है। तो हमें कॉस्ट इकोनॉमिक्स में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करनी होगी। चाइना में लॉजिस्टिक कॉस्ट 8% to 10%, 80% आती है। यूरोपियन कंट्री में 12% है, USA और यूरोपियन कंट्री में, क्योंकि नदी के बाजू में आप कहीं भी जाइए, इंग्लैंड में जाइए, इटली में जाइए, फ्रांस में जाइए, नदी को लगकर इंडस्ट्री होती है और वहीं से कंटेनर पानी में डालकर पोर्ट में जाता है। पर हमारे देश में कभी ये हुआ नहीं, हमने सोचा ही नहीं। अब जलमार्ग बना रहे हैं हम लोग, पर समय लगेगा। अभी साहिबगंज, बाद में वाराणसी टू हल्दिया हमने जलमार्ग बनाया, हमने ब्रह्मपुत्रा में जलमार्ग बनाया, वाटर पोर्ट्स, रिवर पोर्ट्स बनाए।
अब वो नदी के बाजू में अगर आप गोडाउन डालेंगे, अभी आलू का गोडाउन अगर उत्तर प्रदेश में अगर आपके वाराणसी या गाजीपुर के बाजू में लगाएंगे और वो 4,000 टन का आलू बार्ज में डालकर अगर साउथ ईस्ट एशिया तक, इंडोनेशिया, चाइना तक आप लेके जाओगे तो कॉस्ट कम हो जाएगी। देखिए, रोड से जाने में अगर 10 रुपये लगता है और रेलवे से जाने में 6 रुपये लगता है, तो पानी से जाने में 1 रुपया लगता है। और अभी हम पानी में भी जो जा रहे हैं उसको मिथेनॉल लाने की कोशिश, सारस्वत साहब जो नीति आयोग में वो बहुत काम कर रहे हैं। हमारे आसाम पेट्रोलियम 100 टन मिथेनॉल पर डे तैयार करता है, कोयले से मिथेनॉल बनता है। अमेरिका में और चाइना में काफ़ी ट्रक मिथेनॉल की इकोनॉमी बढ़ी है। तो हम लोग ये इंपोर्ट को कम करके हमारे स्वदेशी के आधार पर हम नई नई टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करके लॉजिस्टिक कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, पावर कॉस्ट को कम करके और विदाउट कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी हम प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करके हम मार्केट में कैसे आगे एक्सपोर्ट मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हैं। 3 बातें मैं आपको कहूँगा, 101% गुड क्वालिटी, डिलीवरी ऑन टाइम, पंक्चुअलिटी एंड गुड पैकेजिंग, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और ऑनेस्टी, क्रेडिबिलिटी एंड गुडविल इज़ द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ 21st सेंचुरी। शॉर्टकट मारना, घटिया चीज़ें तैयार करना, डुप्लीकेट माल तैयार करना, ठप्पे मारना, ये जमाना अब ख़त्म हो गया है। अब कोई ब्लैक एंड वाइट टीवी सस्ता है करके गरीब आदमी खरीदता नहीं, वो कलर टीवी खरीदता है। लोगों को भी क्वालिटी चाहिए, चॉइस चाहिए। अगर कोई अच्छा रेस्टोरेंट है तो कहीं पार्किंग भी नहीं होगा तो लोग वहाँ जाकर मरते, वही जाकर खाते हैं, क्योंकि उनको अच्छा फूड चाहिए। तो इसलिए मेरा आपसे एक सुझाव है कि आने वाले समय में हमारे में पोटेंशियल कहाँ का है और सरकारी योजनाओं का क्या क्या हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। हमने काफ़ी बहुत सी बातें की है। अभी मैं मानता हूँ कि कोविड के कारण हम काफ़ी संकट का मुकाबला कर रहे हैं और ये विश्व पर संकट है। पर मैं जब एमएसएमई से बात करता हूँ तो मैं अटल जी की वो उस पंक्तियों को याद करता हूँ कि कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। और दूसरी ओर एक और 2 गीत अच्छे थे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और तीसरा गीत था हम होंगे कामयाब। तो मुझे लगता है पॉजिटिविटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। निराशा, फ्रस्ट्रेशन, इससे नहीं होगा। जो आपने बात दोहराई, जो मोदी जी कह रहे थे कि देयर आर सम पीपल who convert problems into opportunities and there are some people who convert opportunities into the problems। तो हमें इसको इस संकट को, इस समस्याओं को अवसरों में कन्वर्ट करने की लीडरशिप देनी होगी। लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा, पॉजिटिविटी बढ़ानी होगी, निगेटिविटी से मुक्ति पानी होगी और निश्चित रूप से हम इसमें जीतेंगे। हम हिंदुस्तान को नंबर 1 की ग्लोबल इकोनॉमी बनाएंगे। हम आत्मनिर्भर भारत में, हम ग्रामीण भारत, कृषि भारत, जंगल में रहे हुए ट्राइबल जो 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसका विकास करेंगे। जीडीपी ग्रोथ में उनका भी कंट्रीब्यूशन आएगा। मैं वो देश का सपना देखता हूँ कि लोग शहर से फिर अपने गांव की तरफ जाएंगे। केवल स्मार्ट शहर नहीं बनेंगे, स्मार्ट विलेजेस बनेंगे और वहाँ हर विलेज में 4 इंडस्ट्री होगी, रोजगार होगा, गोडाउंस होंगे, प्री कूलिंग प्लांट होंगे, कोल्ड स्टोरेज होगा, इंटरनेट होगा, अच्छी स्कूल होगी, खेलने का मैदान होगा, अच्छे रोड्स होंगे, 24 घंटे पीने का स्वच्छ जल होगा, 24 घंटे लाइट होंगे और अच्छी स्कूल होंगी, खेलने का मैदान होगा और वो एक हॉस्पिटल होगा, ताकि हमारे देश के लोग शहर की जितनी फैसिलिटी उनको गांव में मिले। यहाँ झोपड़े में आकर रहते कोई मतलब नहीं। हम स्मार्ट विलेजेस बना सकते हैं और गांव में लोगों को स्किल ट्रेनिंग बना सकते हैं, उनको ट्रेन बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में व्यवसाय विमुख तांत्रिक शिक्षण और वो भी स्किल डेवलपमेंट, इसके लिए भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। और इसमें भी बहुत बड़ी बड़ी बातें, अभी देश में 22 लाख ड्राइवरों की कमी है। मैं अभी हमारे तरफ से 2000 ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल बना रहा हूँ। फिटनेस और ये जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट देने की मशीनरी बिठाने का बीओटी में प्रोजेक्ट डाल रहा हूँ और इसमें कम से कम 10-1 हज़ार करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ सकती है। एमएसएमई में आप आइए, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के लिए अलग अलग बहुत सी नए नए आयाम पे आ रहे हैं, उसका अध्ययन करके हम देश को एक्सपोर्ट कैसे करें, बढ़ाएं, माल एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएं, इंपोर्ट को कम कैसे करें, इंपोर्ट में कौन कौन सी बातें वो हम देश में कैसे तैयार करें और देश की इकोनॉमी को वर्ल्ड की नंबर 1 की ग्लोबल इकोनॉमी कैसे बनाए। हिंदुस्तान को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करके सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान बनाना है, आत्मनिर्भर भारत करना है। तो एमएसएमई को बहुत स्ट्रांग करना होगा और मेरी भाषा में जो एग्रो एमएसएमई है
जो ग्रामीण कृषि और जंगल के क्षेत्र में है, जो 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है, उसका भी प्रायोरिटी से विचार करना होगा। गांधी जी और दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि वी नीड मैक्सिमम प्रोडक्शन, पर वो कहते थे कि वी नीड मैक्सिमम प्रोडक्शन विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स। देखिए, मैं पहले मंत्री बना था, मैंने मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा लाई। कल मैं आसाम में था, हर जगह पर मैं वो रिक्शा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि इसके पहले मैं जब आसाम और बंगाल में जाता था तो आदमी को खींचने का रिक्शा मैं देखता था, बहुत दुख होता था। आज मैंने देखा गुवाहाटी में, कल मुझे एक भी रिक्शा नहीं दिखा, पूरा मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा था। 1 करोड़ लोग थे जो आदमी को धोने का काम करते थे। अब मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा सब जगह आया। क्या मैकेनिक्स ड्रिवन ई कार्ट नहीं बन सकता है क्या? क्या मैकेनिक्स ड्रिवन ई कचरे की गाड़ी नहीं बन सकती क्या? क्या ई गाड़ी भेलपुरी खाने की गाड़ी, आइसक्रीम खाने की नहीं बन सकती क्या? बन सकती है, बना रहे लोग। इनोवेशन है, लोग कर रहे हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट, चाइनीज़ का फूड बनाते हैं, उसके अपने गाड़ी पे तैयार करके खड़े रहते हैं, 10-20 हज़ार का माल बेचते हैं और चले जाते हैं, और आज 2-3-4 हज़ार रुपये रोज़ के कमाते हैं। तो देखो, मेहनत से और ईमानदारी से काम करने वालों को स्काई इज़ द लिमिट। तो ये जो आखिर में एक ही बात मैं कहूँगा कि टेक्नोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट, रिसोर्सेस भी इम्पॉर्टेंट है, पर टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज से इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो एंटरप्रेन्योरशिप है। वी हैव मैनेजमेंट कॉलेजेस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बट वी डोंट हैव कॉलेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है वो अलग होती है। कोई मैट्रिकुलेट होता है पर उसकी एंटरप्रेन्योरशिप इतनी जोरदार होती है कि करोड़ों का काम करता है। अब मैं कभी इंजीनियर नहीं हूँ, लोगों में गलतफहमी है कि मैं इंजीनियर हूँ, और मैं 5-5, 6-6 लाख करोड़ का रोड बना रहा हूँ। कोई मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। और मैंने अभी बता दिया कल परसों कि आप 22 ग्रीन हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ, पूरा यूपी बिहार तक पूरा देश बदल जाएगा, और 3 साल के अंदर ये देश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिकन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बराबर रहेगा। हमने रिकॉर्ड तोड़ दिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। अभी हमारे यहाँ एक कंपनी ने एक दिन में 2.5 किलोमीटर 4 लेन सीमेंट कंक्रीट का रोड गुजरात में मुंबई दिल्ली हाईवे पे बनाया। एक कंपनी ने सोलापुर बीजापुर में एक दिन में 25 किलोमीटर 1 लेन का रोड बनाया। अब पानी पे उतरने वाले हवाई जहाज देश में लाने, हमने सब परमिशन लेके लाई। वाराणसी के गंगा के तट पर कब विमान उतरता है वो मेरा सपना था। आज मेरे पास वो डिपार्टमेंट में सब करके रखा है। कोई आपसे कोई एंटरप्रेनर आ जाए, 18 करोड़ 16 करोड़ का स्पाइस जेट वाला 100 विमान खरीद रहा है, आप चालू कर दो। इलाहाबाद से पानी से उड़ो तो वाराणसी में उतरो, वाराणसी से उड़ो तो गाजीपुर में उतरो, गाजीपुर से उड़ो कलकत्ता हल्दिया में पानी में उतरो। तो कोई ज़रूरत नहीं एयरपोर्ट की। कितना बड़ा टूरिज्म डेवलप हो सकता है वाराणसी में, क्रूज टूरिज्म। अभी मैंने मुंबई टू गोवा शुरू कर दिया। कितनी कल्पनाएं हैं। गंगा ही हमारी इकोनॉमी कितनी बड़ी बन सकती है। अभी तो अविरल निर्मल गंगा हुई। मैं अभी कुंभ में आया था, पहली बार मुझे बहुत तसल्ली हुई कि मेरे लाइफ में सबसे अच्छा काम हुआ कि गंगा अविरल निर्मल थी। 24,000 करोड़ के प्रोजेक्ट कम से कम मैं जब मंत्री था तो अवार्ड कर दिया, अभी पूरे हो रहे, और सब जगह गंगा अभी शुद्ध हो रही है। गंगा और गंगा की 40 उपनदी और नालों पर हम काम कर रहे हैं। कौन तो मैं कानपुर में एक नाला था सीसामाऊ, ऐसा गंदा पानी वो टैनरीज का जाता था, हमने पूरा बंद कर दिया। आज कानपुर में ही तो हम 6 प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हम दिल्ली में 6,000 करोड़ पूरे पानी पे भी कितना बड़ा काम हो सकता है, और उस वेस्ट को भी वैल्यू एडिशन किया जा सकता है। देखिए, यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। लैक ऑफ अप्रोप्रिएट विजन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज द मेन स्ट्रेंथ फॉर द इंडस्ट्री एंड फॉर द मेकिंग गुड सक्सेसफुल इंडस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि आपके फोरम में आप काम कर रहे हैं। सरकार ने जो योजना जाहिर की उसके लिए मैं आपका समय नहीं लूँगा, काफ़ी 5 योजना। और मैं आपको और एक डॉक्टर चौथावाले जी से अनुरोध करूँगा कि एक बार मेरे डिपार्टमेंट की जो योजना है उस सब योजनाओं का एक सिंपल भाषा में बुकलेट मैंने निकालने के लिए कहा है, और नहीं तो आप मेरे अधिकारियों को बुलाओ, मैं भेजूँगा, और कैसे अप्लाई करना, कहाँ करना। और बैंकों के लोन में भी आजकल मैं ब्रांच वाइज मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, और निर्मला जी को बताता हूँ ये बैंक बराबर काम नहीं कर रही। अभी बैंकों के चेयरमैन की मैंने मीटिंग ली, उनने कहा हमने टारगेट पूरा किया। हमने तुमको टारगेट किसने दिया? वो टारगेट था, वो मिनिमम था, टारगेट पूरा किया वाले बात मत कहना। मतलब 22 पर के केसेस पेंडिंग पड़ी थी इधर उधर। मतलब क्यों पड़ी है?
बोले हमारे एरिया में नहीं आता। तुम्हारे बोले 2 एरिया में आता हुआ, तुम्हारी बैंक ब्रांच नहीं है, वहाँ क्यों नहीं भेजी आपने? तो मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ एक एक केस की। मैं फॉलोअप करके, आपकी अड़चन आती है तो ज़रूर मेरे पास आइए, हम पूरी मदद करेंगे। हमारा पोर्टल एक समाधान नाम का, उस पर कोई आता है तो एक चैंपियन करके है, उसमें भी हम करते। कुछ हुए प्रॉब्लम सॉल्व, कुछ अभी तक नहीं हुए, हम कोशिश कर रहे हैं। पर हाँ, और हम सब लोग मिलकर इस देश में गरीबी दूर करनी है तो रोजगार निर्माण करना होगा। रोजगार निर्माण करना है तो आपको एमएसएमई उद्योग खड़े करने होंगे। उद्योग खड़े करने के लिए अपने को कैपिटल लाना होगा। कैपिटल लाएगा तो उद्योग खड़े होंगे, उद्योग खड़े होंगे तो रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो गरीबी दूर होगी और आत्मनिर्भर भारत बनेगा। और इसके लिए वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन अच्छा करना है, सरकार काम कर रही है। अब बिजली सस्ती होने की हम कोशिश कर रहे हैं, रोड अच्छे बना रहे हैं, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम कर रहे हैं, वाटरवेज खोल रहे हैं, पावर, अभी सोलर पावर में, ग्रीन पावर में रिकॉर्ड ब्रेक उत्पादन कर रहे हैं। हमने अभी टेलीकम्युनिकेशन में हम लोग 4G, 5G, 6G, अब कितना डेवलपमेंट हो रहा है, इंटरनेट नेटवर्क, कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी हुई। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैंने कभी सपना में देखा नहीं था, कभी पता नहीं था। अभी मैं 700 वीडियो कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ और 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ। मैं कभी टेक्नोलॉजी से अभी नहीं हूँ। और अभी इसके ऊपर मैंने किताब लिखी है। अभी 2 पत्रकारों ने, नागपुर में एक हितवाद के संपादक है राहुल पांडे और एक एबीपी की प्रमुख वार्ताहर है सरिता कौशिक, दोनों ने अभी वो किताब लिखी और वो प्रिंट की। तो 10,000 किताबें अभी प्रकाशन करने के पहले खरीदी की लोगों ने। तो अब ये तो टेक्नोलॉजी कितनी बदली है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च, ये हमारे लिए तो स्ट्रेंथ है। तो मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि स्टार्टअप में काम कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च कर रहे हैं। धीरे धीरे उनको भी हम लोग प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। एमएसएमई में आप लोग क्वालिटी प्रोडक्शन करिए और एक्सपोर्ट में भी आप योगदान दीजिए। अभी हमारे विदेश विभाग में विजय जी आपको बताएंगे, हमारे सभी एम्बेसडर्स और एम्बेसीज हमें मदद कर रही है कि हमारे वहाँ कौन से माल की ज़रूरत है, कौन सा वहाँ हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या क्वालिटी चाहिए, उसकी भी हमने अभी काफ़ी बड़े प्रमाण पर कम्युनिकेशन शुरू हुआ है। वी नीड टू एस्टैब्लिश कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेक होल्डर्स, और ये आप जैसी संस्थाएं कर सकती है। तो मैं बहुत आपको शुभकामना और शुभेच्छाएं दूंगा। डिटेल में हमारी योजनाओं का आप फ़ायदा उठाइए, काम करिए, और अड़चन आती है तो मेरे पास आइए। आपके असुविधा से कोई सुझाव होंगे, जो आपको लगता है कि कोई अड़चनें होगी तो मुझे रिप्रेजेंटेशन दीजिए और कभी भी दिल्ली में मिलिए, हम पूरी मदद आपको करेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और फिर से एक बार मैं देरी से आया हूँ इसलिए आपकी क्षमा मांगता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके इस सार गर्भित मार्गदर्शन के लिए। और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपने जो दिशा निर्देश दिया है, मैं, मेरी संस्था और मेरी संस्था से जुड़े हुए 10,000 सदस्य, जो कि इस समय सिर्फ उत्तर प्रदेश से नहीं पूरे भारतवर्ष से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके दिशा निर्देश का अनुसरण करेंगे और उसका रिजल्ट निकलेगा और हम आपको जरूर सूचित करेंगे कि क्या रिजल्ट निकला। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे कुछ सदस्य एवं पदाधिकारी माननीय मंत्री जी से प्रश्न एवं सुझाव साझा करना चाहते हैं। मैं जिनका नाम लूं उनसे निवेदन है कि वो अपने आप को अनम्यूट कर अपना संक्षिप्त परिचय देते हुए अपना प्रश्न माननीय मंत्री जी के सामने प्रस्तुत करें। इस कड़ी में सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं माननीय श्री सौरभ श्रीवास्तव जी को, जो कि भारतीय जनता पार्टी वाराणसी कैंट से विधायक हैं। श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, कृपया अपना परिचय देते हुए मंत्री जी से संवाद करें। माननीय मंत्री जी को सादर प्रणाम। मैं सौरभ श्रीवास्तव वाराणसी कैंट विधानसभा क्षेत्र से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्य हूं और इसके साथ ही पेशे से मैं व्यवसायी हूं। मैंने लगभग 21 वर्ष पहले C&F एजेंसी और ट्रांसपोर्टेशन का व्यवसाय शुरू किया था और अभी पिछले साल से मैंने वेयरहाउस बनाने का काम शुरू किया है। मैंने करीब 1.25 लाख स्क्वायर फीट वेयरहाउस वाराणसी में और करीब 50,000 स्क्वायर फीट वेयरहाउस गोरखपुर में अभी स्टार्टिंग में बनाया है और आगे और बड़े बड़े वेयरहाउस बनाने की मेरी योजना है। भाई साहब, मेरे व्यवसाय में बहुत बड़ा रोल है सड़कों का, अच्छी सड़कों का।
और यहाँ इस मंच से सबसे पहले मैं आपके प्रति आभार, हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। शेरशाह सूरी तो एक सड़क बनाने के लिए जाना जाता है, आपने तो इतने बड़े पैमाने पर इतनी अच्छी सड़कें बनाई हैं कि मुझे लगता है भारतवर्ष सदियों तक आपको इस काम के लिए याद करेगा। बहुत बुरा हाल था सड़कों का हमारे देश में और आपने बिल्कुल परिदृश्य बदल के रख दिया है। तो सबसे पहले इस काम के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जब वाराणसी का सभी लोग जानते हैं, बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा के कारण वाराणसी का एक विशेष धार्मिक महत्व है, लेकिन साथ ही वाराणसी अपनी पारंपरिक कारीगरी और कलाकारी के लिए भी विश्व में प्रसिद्ध है। हमारे यहाँ बनारसी साड़ी, कालीन, ये तो विश्व प्रसिद्ध है ही, साथ साथ लकड़ी के खिलौने, मेटल क्राफ्ट, मीनाकारी, कसीदाकारी आदि के कारण भी हमारी काशी की एक बहुत अच्छी पहचान पूरे विश्व में है। और मुझे बड़ा गर्व है इस बात का कि लकड़ी के खिलौने के सबसे अधिक कारीगर, आप कह लीजिए 100% कारीगर मेरे विधानसभा क्षेत्र वाराणसी कैंट में रहते हैं। मैं मान्यवर योजना बना रहा हूं इसकी कि एमएसएमई मंत्रालय की जो आप अभी स्कीम के बारे में बात कर रहे थे, स्फूर्ति योजना, उसका लाभ इन कारीगरों को दिया जाए। बहुत सारे कारीगरों से इस संबंध में मेरी बात चल रही है। इनके एक क्लस्टर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बहुत जल्दी हम लोग बनाकर आपके मंत्रालय में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। दीजिए, जल्दी भेजिए, पूरी मदद करूंगा मैं। जी भाई। और वो कारागिर मगर हम वो आभारी जो हैं। लकड़ी के कारागिर जो डिजाइन आप जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं ना, उसके साथ जी, जी, उसका जी। एक रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करिए और लकड़ी के टॉयज में इलेक्ट्रॉनिक की चिप भी लगाकर कुछ नए नए प्रयोग करके उसमें वैल्यूएशन करके उसको अलग अलग बनाइए। उसके एक डिजाइनिंग के लिए, प्रोडक्ट डिजाइनिंग के लिए अहमदाबाद या कई के इंस्टीट्यूट की मदद भी करिए, लीजिए और इसको और अच्छे अच्छे डिजाइन बनाए ताकि वर्ल्ड में हम एक्सपोर्ट कर सकें। ठीक है भाई साहब, मैं जरूर इस विषय पे काम करूंगा। थैंक यू। धन्यवाद सौरभ। आभार नहीं मनोज जी रुकिएगा, मैं आभार व्यक्त करूंगा आपके मंत्रालय की ओर से बनारस को मिट्टी के बर्तन का एक क्लस्टर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट भी मिला है। और आपके प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो चल रहा है वो छोटे उद्यमियों के लिए बहुत कारगर है। बस एक प्रार्थना मान्यवर आपसे करनी है कि ये जो बैंक हमारे हैं ये ऋण देने में थोड़ा और उदारता बरतें तो हमारे व्यापारियों को, उद्यमियों को, छोटे उद्यमियों को आसानी होगी। और दूसरा, हमारे जैसे उत्तर प्रदेश में बुनकरों को सब्सिडी मिलती है बिजली पे, उसी तरीके से ये जो दूसरे कारीगर हैं आपके लकड़ी के खिलौने के और बाकी, इनको भी सब्सिडी मिले बिजली पे तो ये काम अच्छे से कर पाएंगे। और एक निवेदन लास्ट आपसे करूंगा, अभी आपने सोलर पैनल की बात की, मैंने आपको बताया मेरे वेयर हाउसेज हैं, मेरे पास करीब 1.5 लाख स्क्वायर फीट की छत है जिसपे मैं बहुत अच्छे से बड़े बड़े सोलर पैनल लगाकर न सिर्फ अपना बल्कि अपने आसपास के बहुत सारे उद्यमियों को बिजली दे सकता हूं। लेकिन इसको लेके जो अपनी गवर्नमेंट की स्कीम है इस पर एक बार फिर से देखने की जरूरत है। ये स्कीम अभी बहुत वायबल व्यापारियों के लिए राज्य से रिलेटेड प्रश्न है, आप ये सोलर राज्य से पैनल related- आपके वहाँ लगाइए और पावर के लिए अगर आपके लकड़ी के खिलौने वालों को देना है तो वो रेट राज्य सरकार ही कर सकती है। ये थोड़ा सा मैंने राज्य सरकार को योगी जी के proposal किया तरफ इसका। जरूर करिए उसका। जी जरूर। दूसरा एक लास्ट सुझाव आपको देना चाहता था कि हमारे वाराणसी का एक वाराणसी, गोरखपुर होते हुए कुशीनगर और गया, ये एक ट्रायंगल है जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में टूरिस्ट आते हैं। ये ट्रायंगल की सड़क अगर बहुत अच्छी हो जाए, बनारस गोरखपुर में थोड़ा सा अभी ढिलाई है, उस पर मैं चाहूंगा कि आपका ध्यान मिले, वो सड़क ठीक होगी तो बड़ा लाभ होगा। कॉन्ट्रैक्टर की समस्या थी हमारे उसमें, आपको पता है मैं नाम नहीं लेता उनका, तो वो तकलीफ थी पर अभी उसमें कुछ वे आउट निकाल कर हम जल्दी पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है भाई साहब, आदरणीय मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है और आपने इस दिशा में हम सभी को जो बहुमूल्य मार्गदर्शन दिया है, हम सभी इस पर काम करेंगे। आपका पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। श्री निरंजन कुमार जैन जी, अहमदाबाद, गुजरात से, उनको आमंत्रित करता हूं। मेरा निवेदन है कि एकदम शॉर्ट में प्रश्न पूछेंगे तो लोग पूछ पाएंगे, केवल सवाल पूछेंगे तो ज्यादा लोगों को होगा, क्योंकि मुझे अभी एक 10-15 मिनट में फिर दूसरा कार्यक्रम है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर। नमस्कार मंत्री महोदय, उद्यम रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई से इंट्रोड्यूस किया गया
एमएसएमईज के लिए ये मैंडेटरी किया गया कि 31 मार्च 2021 तक उन्हें रजिस्ट्रेशन उसमें करना है, लेकिन जो हमारे पास जानकारी है बड़ी संख्या में आज भी एमएसएमईज ने इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। एक चीज तो ये, दूसरा ये कि अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो क्या उन्हें किस तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होंगे, और क्या अभी रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन समाप्त हो रही है तो आप इसको एक्सटेंड करने जा रहे हैं, और करने जा रहे हैं तो कितने समय के लिए एक्सटेंड करने जा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ऐसी कि रजिस्ट्रेशन करने से उनको फायदे मिलने वाले हैं, ये कोई बुरदन नहीं है। इसके कारण उनको गवर्नमेंट की अनेक योजनाओं का फायदा मिलेगा, और ये फायदा आप अनेक स्कीम में अब जब जाते हैं तो बैंक बोलती है आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करो, तो ये करने से बैंक का लोन मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी, इंसेंटिव्स मिलेंगे, अलग अलग योजनाओं में आप उपयोग कर सकेंगे। ये सबके लिए फ़ायदे का है, और आप जितने लोगों को कह सकते हैं उनको कहकर ये छोटे छोटे लोगों को इसमें आने के लिए बोलिए, हम उनको डायरेक्ट बेनिफिट्स उनके पास हम लोग देंगे। और अभी तो मैं इसके बारे में बाकी बातें एकदम नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि अभी पहले रजिस्ट्रेशन कराइए, सबको लगाइए, अभी ये बाकी बात मैं फिर भविष्य में आपसे बात करूँगा। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। श्री निखिल मदान, कोलोन, जर्मनी से। नमस्ते ऑनरेबल गडकरी जी, डॉक्टर चौथाईवाला जी, मनोज जी, बैनर्जी जी। सर आपकी आवाज चली गई जी। नमस्ते ऑनरेबल गडकरी जी, डॉक्टर चौथाईवाला जी, मनोज जी, बैनर्जी जी, and global audience of this webinar. I am Nikhil Madan, based in Germany. I am a serial entrepreneur, investor and hands-on business practitioner, और मैं बहुत सारे entrepreneurs को बहुत सारे कंपनीज में मैं इन्वेस्ट करता हूँ। भारत में अभी तक नहीं कर पाया, उसकी कुछ वजहें हैं, उन वजहों पे बाद में बात करेंगे। My question to Honorable Gadkari ji is the following. Actually, I have 3 questions. With your permission, please allow me to give you a bit of context. Absence of adequate and timely finance plus limited knowledge of external capital and associated responsibility is one of the top problems faced by MSMEs without having to then resort to predatory and unregulated financing mechanisms. I propose to bring a regulated revenue-based funding model to India, and to help achieve the above, can we enlist the support of central agencies such as SIDBI to jointly study the potential efficacy and preparedness of Indian MSMEs for revenue-based funding and subsequently partner with us and proposed fund as co-investors? This is my first question. मनोज जी, अगर आप परमिट करें तो मैं आगे के सवाल भी बोल दूं, और नहीं, अभी माननीय मंत्री जी को इसका जवाब देने दीजिए, सजेशन देने दीजिए। जी जी। We have already started the scheme named as Fund of Fund. It is a scheme of 50,000 crores. Actually, the planning is that the MSME, those who have good track record of bank turnover, income tax, and GST, at the same time export background, and such MSME, and 5 years balance sheet. On the basis of that, we are making the rating of the MSME, and those MSMEs who are capable for that, we are giving them whatever the funds they are going to raise into the capital market, stock exchange. The 10% of the equity will be given by the government, and then he will raise the fund from the market. Now, as far as the returns are concerned, already I am appealing to the people in Dubai, even in Abu Dhabi, and even USA, Germany, European countries. The returns are less as compared with the Indian returns are concerned. Actually, to invest in successful Indian MSME, it's really a good advantage. And now within a month, probably we will start this scheme. On the stock exchange, those MSME who are having track record of export, turnover, profits, and income tax, and five years good balance sheet, 100% you can invest in that MSME. You will get really good return. Actually, my idea is we are giving them 10% equity, and after 3 years, the price of that share will go up to 70 rupees. We will sell that equity. Again, we will giving it to the newcomer, and the way in which we, just like in NHI, presently my total income is 34,000 crore per year. End of this 5 year, I am expecting it is 1,34,000 crore. And I am making all infrastructure on my own funds.
My government budget is 1,18,000 crore. But I am investing 5 crores from my side, from public-private investment, because the people are now in queue. They are interested to invest in NHI because of our track record is good. So my suggestion is we want to encourage the people to invest in Indian MSME. And first of all, the MSME which are going to the capital market, 100% they are very proven. Their track is good, their turnover is good, profit is good, and they will give you good benefits. Even they will give the returns up to 18, 22%, 24%. So my suggestion is to invest in it. That can be a good way out. The other thing is in government, it is very difficult to change the policies. And it takes a lot of time to change the people. My suggestion is, if you have any good idea about it, you once in a Delhi when you will be here, you meet me and give me your proposal. I will see that there will be meeting. One of my advisor in my ministry, he is on the website now. Apla क्या नाम है? Amol Birazdar. He is a IIT graduate. Actually, he is a very, very talented person. Amol Birazdar. He can give his website detail about it. And actually, he was in Amazon. No, he is on Flipkart with a big package. But he resigned his job and with a very low salary, he joined with me because he want to work for the country and the society. So you send the proposal to him and he will. अभी अमोल तुम्हारा वेबसाइट का बता दो डिटेल जरा, वो लिख लो. हो सर. Mr. Nikhil, I will be in touch with you to talk about this regulated revenue-based funding model. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Absolutely. Yeah, I will get in touch with you, sir. That's fine. So please share it over here. We all can have information about your website. Sure. Yeah, I will send it to Mr. Manoj, sir. Okay, thank you. Sure, thank you. Yeah, we'll go ahead with the next person. I invite Shri R.K. Chaudhary ji from Varanasi, Uttar Pradesh to put his question. सर बहुत संक्षिप्त में अपनी बात करें, समय बहुत कम है और है, सबको समय मिले. माननीय मंत्री जी, मैं सादर प्रणाम करते हुए आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं. आपने एमएसएमई की नई परिभाषा नहीं, एक नई पहचान भी एमएसएमई को दी. जब एमएसएमई के ग्रोथ का इतिहास लिखा जाएगा, आपका नाम स्वर्णाक्षरों में और अंकित होगा. जहां तक प्रश्न है एमएसएमई का, आपने आज आपका जो विजन है पूरा देश इससे अवगत है. आज आपने जो बताया एमएसएमई कंट्रीब्यूशन को हमको कुछ दोहराने की जरूरत नहीं है. मैं 2-3 बातों को जो प्रॉब्लम्स हैं आपके सामने रखना चाहता हूं. पहली प्रॉब्लम तो यह है कि नीति एमएसएमई के संरक्षण और संवर्धन के लिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार में अधिकांश प्रदेश सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत, नीति भी ठीक है, नियत भी ठीक है, लेकिन इन जो भी स्कीम अप्लाई किया है, लेकिन उनके इम्प्लीमेंटेशन में जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर उनको इम्प्लीमेंटेशन कायदे से कर दिया जाए तो मैं समझता हूं कि आज एमएसएमई ग्रोथ करेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी और आपका जो विजन आत्मनिर्भर भारत का है वो पूरा हो सकेगा. हमने सारे फोरम पे ये कहा, इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो. आज हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, 72 घंटे में सारी औपचारिकताएं पूरी करने आदेश जारी किया. तो मैं ये थी इसके बारे में हम लोग क्या करें कि हमको जो पॉलिसीज हैं, पॉलिसी एकदम करेक्ट हैं, पॉलिसी एकदम आज इतनी. दूसरा, आपने एक्सपोर्ट की बात की, निश्चित रूप से आज पूर्वांचल की मैं बात करता हूं. आप जानते हैं ये लैंडलॉक्ड एरिया है और यहाँ पर एक्सपोर्ट की अपार संभावना है. लेकिन आज हम लोग फ्रेट के लिए, जो फ्रेट है यहाँ का, चाहे माल मंगाने में हो या पोर्ट पे भेजने में, उसमें हम कम्पिटिट नहीं कर पा रहे हैं. तो आज आप जिस तरह की आपकी योजनाएं हैं, जो आपका विजन है, एक छोटा सा लैंड अगर फ्रेट सब्सिडी मिले तो आज पूर्वांचल देखिए
पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा कि अभी हमने वाराणसी टू हल्दिया, मैं समझ किया, मैं आपकी बात को समझ गया चौधरी जी, आपकी बात क्या मैं जवाब देता हूं कि हमने जलमार्ग वाराणसी टू हल्दिया 1380 किलोमीटर बनाया। फिर वाराणसी टू इलाहाबाद मैंने 1 मीटर के ड्राफ्ट को किया, वो भी हमने बनाया। फिर वहाँ से बाद बंगाल की खाड़ी है, वहाँ पानी का ड्राफ्ट का सवाल नहीं। फिर ब्रह्मपुत्रा में जाता है, वहाँ 3 मीटर का ड्राफ्ट बना दिया। अब वाराणसी से आप प्रयागराज में आप 4000 टन का बार चला सकते हो। अभी मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे वो श्रीवास्तव जी ने कहा कि आप इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो आप गाजीपुर, वाराणसी, अब इसमें भी साहिबगंज, अब ये पूरा गंगा में जलमार्ग है, डायरेक्ट आपका माल एक्सपोर्ट इंपोर्ट। आप कलकत्ता पोर्ट में डायरेक्ट हल्दिया में वहाँ से कंटेनर भेज सकते हो। किसी ने इनिशिएटिव लेना शुरू करना, ये शुरू हुआ है पर कम प्रमाण में है, आपकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। अब मैंने उस समय एक रिपोर्ट सबमिट करके रखा था कि पानीपत सोनीपत में मैंने दोनों जगह जो गंदा पानी था उसके प्लांट पूरे किए, और यमुना को दिल्ली से लेकर पानीपत सोनीपत से लेकर शुरू करके मथुरा में यमुना को ड्रेजिंग करके मथुरा, दिल्ली से मथुरा, मथुरा से आगरा, आगरा से इटावा, एक 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक को दिया था, और वो भी शायद मंजूर होने की संभावना थी। अब वो डिपार्टमेंट का चार्ज मेरे पास नहीं है, और मेरी कल्पना थी कि हरियाणा का, पंजाब का माल यमुना के थ्रू डायरेक्ट चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया तक जाएगा और नॉर्थ ईस्ट जाएगा। अब लगभग तो सब 90% काम हो गया है। अब इलाहाबाद टू प्रयागराज तक तो ड्रेजिंग हो गया है। अब इसमें बार चलाने के लिए, इसमें जहाज चलाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए आप जैसे एंटरप्रेन्योर आगे आएंगे और आपका माल भेजेंगे, तो गोडाउन्स भी गंगा के किनारे पर बन जाएंगे। हमारी गंगा के किनारे पर अलग इकोनॉमी बन सकती है, तो ये जरूर करिए। एक दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, हमने रोड अच्छे बनाए, तो आप पोर्ट तक जाने में आपको अभी डायरेक्ट कनेक्टिविटी पोर्ट के लिए अच्छे रोड 1 आध साल में सबको पूरे देश को मिल जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरी बात इम्प्लीमेंटेशन की जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट के प्रॉब्लम है वो आप स्टेट गवर्नमेंट को ज़रूर बताइए, पर जो भारत सरकार के प्रॉब्लम है इम्प्लीमेंटेशन के स्कीम्स के बारे में, तो मुझे बताइए और मेरे पास आइए, और मैं निश्चित रूप से उसमें आपके प्रॉब्लम सुलझा दूंगा। धन्यवाद मंत्री जी। अब मैं निवेदन करूंगा श्रीमती पूर्णिमा बोरिया जी से, जो कि डेनवर यूएसए से जुड़ी हैं, कृपया संक्षिप्त में अपनी बात कहें। Namaskar, Gadkari ji. I had the pleasure of meeting you in March when I was in India with Mr. Trump. And thank you very much for this opportunity. My name is Dr. Purnima Boria, founder and CEO of National US-India Chamber of Commerce, promoting bilateral trade and investment between United States and India. I also have been an advisor, as you already know, for the United States Secretary of Commerce for MBDA, for MSMEs, a federal agency, to shape and future policies and programs that set a foundation for growth and policy making of 8 million minority businesses of United States, which is $1 trillion economy of US. Just want to let you know, our paper just started real quick. NUICC Skill Development and Innovation Center, US-India Trade and Investment Facilitation Center, and also US Export-Import Council, US-India Export-Import Council. My question to you, sir, His Excellency, is I would like to ask Honorable Minister, is there a policy decision made for consideration for setting up of centers of technology excellence by the government for the US technology companies in India? I'm asking this question because the Indian economy is set to be on the rising stage. Honorable PM has fixed the target of $5 trillion economy. It can only be possible with a big push to the manufacturing sector, and Industry 4.0 are the instant need of Indian industries. The American companies have all the software and hardware technologies for this most important. Most of the American companies are ready to invest in India, and dissemination of their technologies and getting the industry technology ready manpower in India. My humble suggestion is, what's needed by the government of India is to make a policy for setting up of the center of excellence in each district at a cluster level and provide basic infrastructure to these US companies
And I would like to request to the Honorable Minister to look into this policy. I believe it is doable, sir, under your leadership. The question is, how soon can you implement a policy that favors this? Thank you very much for Madam, taking I the- understand your question. Actually, there is no problem. Any Indian company can make joint venture with any technology company in the USA. Actually, it is depending upon the both. If the both are ready, government is supporting them. And we have taken a special program that encouraging the MSME for upgradation of their technology. And that is the reason in automobile industry, lot of technology is coming and we are moving towards the appropriate technology. It's an open market. And when there is a collaboration or a joint venture between the two companies, there is no problem. Indian government side, we are encouraging the people. If you have any proposal, go ahead. If you have any problem on the government side, please tell me. Presently, as far as my knowledge is concerned, there is no problem. You can go ahead. It is only depending upon the two partner. One is the technology partner from the USA and a partner in India. If both are ready with their agreement, with the coming formalities, after completing the formalities, there is no problem. We can support them, we can encourage them. Thank you very much, sir. I just want to invite you to talk to the MSMEs of United States, and I'll be happy to put a webinar together with Manoj. Thank you, sir. Thank you. धन्यवाद आप सभी का। समय बहुत हो गया है। माननीय मंत्री